Hello students, today we will learn मैन्यूरिंग। मैन्यूरिंग का मतलब खाद डालना होता है। खाद कहाँ डाला जाता है? खेतों में खाद डाला जाता है। अब इसका फंक्शन क्या है, आखिर क्यों खाद डाला जाता है? तो होता क्या है कि फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ क्रॉप ऑब्जर्व मिनरल न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। अगर हम सही ढंग से खेती करते हैं, अधिक अन्न उपजाना चाहते हैं, तो इस क्रम में होता क्या है कि जो हमारी क्रॉप है वो सॉइल से न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व कर लेती है और साथ ही साथ मिनरल को भी ऑब्जर्व कर लेती है। अब अगर ये कंटिन्यूअस हम खेती उस फील्ड में करते जाते हैं, अगर कंटिन्यूअस करते हैं तो धीरे धीरे होता क्या है कि उसका जो यील्डिंग पावर है वो समाप्त हो जाता है, उतना उपज नहीं दे पाता है। तो इसके लिए हम करते क्या हैं कि फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ क्रॉप ऑब्जर्व मिनरल एंड अ न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल इफ वन क्रॉप इज ग्रोन आफ्टर अनदर इन द सेम फील्ड। एक के बाद अगर एक हम सेम फील्ड में ग्रोन करते रहेंगे तो वहाँ पर न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, और न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है तो इन केस ऐसी परिस्थिति में हम क्या करते हैं कि टू अवॉइड द सिचुएशन फील्ड आर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और या तो फील्ड को हम परती छोड़ देते हैं या बंजर कर देते हैं। तो परती और बंजर मतलब फैलो। क्या होता है फैलो? तो फैलोइंग इज अ प्रोसेस ऑफ लीविंग द क्रॉप फील्ड अनकल्टिवेटेड फॉर द सम टाइम। कुछ दिनों के लिए खेत को हम खाली छोड़ देते हैं, उसमें कोई उपज नहीं करेंगे, कोई फसल नहीं हम लगाएंगे, कोई क्रॉप उसमें ग्रो नहीं करेंगे, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फैलोइंग। या दूसरा ऑप्शन है, या तो उसको हम अनकल्टिवेटेड छोड़ देंगे, या दूसरा प्रोसेस क्या है कि उसमें हम मैन्यूर मिक्स करते हैं, उस सॉइल में हम मैन्यूर मिक्स करते हैं। तो मैन्यूर इज एडेड टू फील्ड टू रिप्लेनिश सॉइल विथ द न्यूट्रिएंट की जो मात्रा कमी हो गई थी, अब उसकी पूर्ति के लिए हम उसमें मैन्यूर ऐड करते हैं। तो अब ये मैन्यूर क्या है? अब इससे होता क्या है कि विच बेनिफिट द क्रॉप। अब ये मैन्यूर जैसे ही ऐड करेंगे तो क्रॉप को बेनिफिट होगा, यानी अच्छी फसल हमें ग्रो होगी। तो इसके लिए होता क्या है, यानी मैन्यूर क्या है, तो और इस प्रोसेस को जो मैन्यूर ऐड करते हैं इस प्रोसेस को बोलते हैं मैन्यूरिंग, यानी खाद डालना। यानी खाद जो डालते हैं मैन्यूर खाद, और जो डालते हैं उस प्रोसेस को पूरा कहते हैं मैन्यूरिंग। हाँ, तो मैन्यूर इज अ डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ वेजिटेबल एंड प्लांट एंड एनिमल वेस्ट सच एज अ कैटल डंग, यूरिन, ह्यूमन फीकल मैटर एंड अ सिमिलर ऑर्गेनिक वेस्ट। ये होता क्या है कि सड़े गले पदार्थ का, यानी सड़े गले कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक मटेरियल से उसको डिकम्पोज करा के, जो हम ये गांव में होता क्या है कि गोबर मान लीजिए है, जो एनिमल डंग है उसको बहुत दिनों तक छोड़ देंगे, और ऐसे नहीं छोड़ते हैं तो उसको गड्ढा खोद देते हैं, और गड्ढा खोद के उसमें डाल देते हैं। बहुत दिनों के बाद उसमें एक डिकम्पोजिशन होगा, यानी उसमें जो बैक्टीरिया हैं वो बैक्टीरिया उसको खाएंगे और डिकम्पोज करेंगे, और डिकम्पोजिशन के फलस्वरूप वो जो डंग है एनिमल डंग वो आपको मैन्यूर में चेंज हो जाता है। अब इसको अगर हम डालते हैं खेतों में तो न्यूट्रिएंट की जो कमी हुई थी उसकी पूर्ति हो जाती है। तो ये डिकेड इन ऑर्गेनिक मटेरियल है, और कैसे मिलता है तो ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसके डिकम्पोजिशन से मिलता है। और वेस्ट प्रोडक्ट वे क्या है, तो हो सकता है वेजिटेबल हो, या घास पात, या प्लांट हो, या एनिमल वेस्ट हो। एनिमल वेस्ट मतलब गोबर हो गया, एटीसी यूरिन हो गया,
या कैटल डंग हो, यूरिन हो, ह्यूमन फैकल है, ये भी सारे मिक्स करके या सारे ये डिकम्पोज होते हैं। तो आफ्टर डिकम्पोजिंग ये मैन्योर बनते हैं। सिंस सच मैन्योर इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट और एनिमल वेस्ट एंड कंटेन ऑर्गेनिक मैटर, इसमें से कुछ तो मैन्योर जो है वो प्लांट या एनिमल वेस्ट से बनते हैं जिसमें ऑर्गेनिक मैटर कंटेन रहता है, उपस्थित रहता है। इट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक मैन्योर, यानी प्लांट से और एनिमल वेस्ट से जो मैन्योर तैयार होता है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक मैन्योर। द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्टेज is facilitated by organisms such as bacteria, fungi, earthworm, etc. There are three type of manure. ये जो एनिमल वेस्ट या प्लांट वेस्ट है उसमें उसको हम बहुत दिनों तक छोड़ देंगे तो उसमें क्या होता है, उसका डिकम्पोजिशन होता है। ऑर्गेनिक मैटर है तो उसका डिकम्पोजिशन होता है, और डिकम्पोजिशन कौन करता है, तो बैक्टीरिया करते हैं या फंगी करते हैं या अर्थवर्म, आपने देखा होगा केचुआ को, अर्थवर्म, ये सारे डिकम्पोजिंग करते हैं उस वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर का, और उससे मैन्यूर तैयार होता है। अब ये 3 टाइप का मैन्यूर है। नंबर 1 फार्म यार्ड मैन्यूर, शॉर्ट में इसको FYM बोलते हैं, फार्म यार्ड मैन्यूर। इट इज फॉर्म्ड बाय द पार्टियल decay of farm animal dung, farm reuse, dead leaves and a twig etc. अब ये क्या होता है, खेतों का जो वेस्टेज है उससे ये तैयार किया जाता है, खेतों के वेस्टेज से ये तैयार किया जाता है। अब इसमें क्या क्या रहता है, तो एनिमल डंग रहता है, फार्म रीयूज जो घास पात, सड़े गले पुआल, ये सब जो है वो इसमें यूज किए जाते हैं। वो पेड़ पौधों के जो लीव्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं। और दीज मटेरियल आर प्लेस्ड इन अ पिट फॉर 4 to 5 months एंड लेटर इट गेट कन्वर्ट इनटू अ ब्राउनिश मास कॉल्ड अ ब्राउन मैन्यूर। अब इसको सारे जो वेस्टेज है, एनिमल डंग हो या वेजिटेबल वेस्टेज है या प्लांट वेस्टेज है या लिप्स है या ट्विंग है, सबको एक गड्ढा खोदकर उसमें डाल दिया जाता है, और डालने के बाद ऊपर से एक सॉइल की लेयर चढ़ा दी जाती है और उसको 4 to 5 मंथ छोड़ दिया जाता है। अब उसमें उस जो आपने वेस्टेज डाला है उसको बैक्टीरिया, फंगी या अर्थवर्म उसको डिकम्पोज करते हैं, और आफ्टर डिकम्पोज यानी 4 और 5 मंथ, आफ्टर 4 और 5 months दिस कन्वर्ट इन अ ब्राउनिश मास, वो ब्राउनिश हो जाता है उसका कलर, और इसको हम ब्राउनिश मैन्यूर कहते हैं, ब्राउन मैन्यूर कहते हैं। दूसरा है ग्रीन मैन्यूर। व्हेन एनी फास्ट ग्रोइंग लेगुमिनस क्रॉप इज अ ग्रोन, इट इज अ प्लाउड बैक इनटू द सॉइल। अब इसमें क्या कहता है कि मान लीजिए कि कुछ क्रॉप होते हैं जिसको हम अगर नहीं लगाते हैं खेतों में तो अपने आप भी उग जाते हैं, या कुछ उगाए भी जाते हैं इस तरह के लेगुमिनस क्रॉप को, और उसको क्या करते हैं कि जोतते समय जब हम प्लाउइंग करते हैं तो उसको हम सॉइल में दबा देते हैं ना। अब ये सॉइल में दबा देते हैं तो इन द सॉइल द प्लांट आर डिकम्पोज्ड एंड चेंज इनटू अ ह्यूमस, और वो प्लांट जो है वो डिकम्पोज होकर ह्यूमस में चेंज होता है। दिस प्रोसेस इन रीच द सॉइल विथ नाइट्रोजिनियस कंपाउंड, और वो उससे क्या होता है कि नाइट्रोजिनियस कंपाउंड से सॉइल जो है भरपूर हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए क्रॉप आर अ बीन, क्लोव और अ बरसीम, काउपी, हॉर्स ग्राम, ये सारे जो है प्लांट ये उगाए जाते हैं खेतों में, और आफ्टर उसका यूज किया जाता है। जैसे बरसीम है उसको खिलाया जाता है, पशुओं को चारा के रूप में यूज किया जाता है, बट आफ्टर सम टाइम लास्ट में क्या कहता है कि उसको उसी में छोड़ दिया जाता है और उसमें प्लाउ चला दिया जाता है, जिससे वो सड़ने का काम हो जाता है, सड़ता है, और सड़ने के बाद ये डिकम्पोज होने के बाद वो ह्यूमस में चेंज हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं ग्रीन मैन्यूर। थर्ड है कंपोस्ट मैन्यूर। कंपोस्ट मैन्यूर सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना।
इट इज मेड फ्रॉम द एनिमल वेस्ट एंड अ किचन रीयूज। यह एनिमल वेस्ट से बनता है और किचन में जैसे ये आपका वेजिटेबल पिल्स हो गया या फ्रूट पिल्स हो गया, इस सब से ये तैयार होता है। अ पिट इज अ डग ऑफ द वेजिटेबल वेस्ट एंड अ एनिमल वेस्ट आर पुट इन। एक गड्ढा खोद दिया जाता है, एक गड्ढा खोद दिया जाता है और उसमें जो भी एनिमल डंग हो गया या एनिमल वेस्ट हुआ या किचन वेस्ट हुआ, उसमें हम डालते जाते हैं। द पिट इज अ कन्वर्ट विथ द लेयर ऑफ सॉइल। और एक लेयर डाले तो उसके बाद सॉइल डाल दिए, फिर उसमें डालते हैं एनिमल वेस्ट या किचन वेस्ट डालते हैं, फिर इसके बाद एक लेयर सॉइल डाल दिए। इस तरह ये प्रोसेस चलता रहता है ना। वाटर इज एडेड, द पिट इज कन्वर्टेड विथ अ लेयर ऑफ सॉइल, कवर्ड विथ अ लेयर ऑफ सॉइल। वाटर इज एडेड टू द फैसिलिटेड डिकम्पोजिशन। और थोड़ा सा उसमें वाटर मिला देते हैं जिससे डिकम्पोजिशन का प्रोसेस हो थोड़ा तेज हो जाए, वाटर मिला देते हैं। मैनूर इन द फॉर्म ऑफ अ कंपोस्ट इज ऑब्टेन बाय द एबव मेथड। इस मेथड से हम कंपोस्ट मैनूर प्राप्त करते हैं। कंपोस्ट इज रिच इन अ न्यूट्रिएंट सच एज अ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। और इससे जो मैनूर बनेगा वो नाइट्रोजन और फास्फोरस से रिच होता है, इसमें मात्रा उसकी ज़्यादा मिलती है। और इट इज यूज्ड इन अ क्रॉप फील्ड फॉर इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। और इसको खेतों में ले जाकर हम छिड़क देते हैं, डाल देते हैं। इससे क्या होती है कि सॉइल की फर्टिलिटी जो है बढ़ जाती है। दीज डे अर्थवर्म आर अ ईट फॉर प्रिपेयरिंग कंपोस्ट। आजकल तो कंपोस्ट तैयार करने के लिए अर्थवर्म का यानी केचुआ का यूज किया जाता है। आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा रेड वर्म कंपोस्ट। हाँ, रेड वर्म कंपोस्ट में भी यही होता है, किचन वेस्ट को एक गड्ढे में हम डालते जाते हैं या एनिमल डंग को भी डालते जाते हैं और उसमें हम कुछ रेड वर्म को छोड़ देते हैं। अब रेड वर्म क्या करेगा, इसका डिकम्पोज करेगा। हाँ, ध्यान रखते हैं कि इस तरह का रेड वर्म कंपोस्ट जब हम प्रिपेयर करते हैं तो उसमें जो किचन वेस्ट डालते हैं तो उस किचन वेस्ट में हमें कुछ ऐसी चीज़ें नहीं डालनी है, यानी साल्टी यानी पिकल्स ETC इस तरह की चीज़ें नहीं डालना है जिससे हमारा रेड वर्म जो है वो मर जाए ना। तो ये आपको उस समय ये करना होता है और इस मेथड को हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। रेड वर्म कंपोस्ट से जो बनता है उसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। नाउअडे एम्फेसिस इज अगेन बिगेन गिवन ऑन अ ऑर्गेनिक फार्मिंग। आजकल एक प्रचलन में आया है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है कि हम अपनी उपज बढ़ाने के लिए खेतों में जो ये देखिए ध्यान दीजिएगा, बाद में पढ़ा जाएगा ये मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर का ज़्यादा यूज करते हैं, यानी केमिकल मैन्यूर का यूज करते हैं। अब केमिकल मैन्यूर से होता क्या है कि हमारी प्रोडक्टिविटी तो बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, बट धीरे धीरे होता क्या है कि वो जो आपके क्रॉप तैयार होते हैं उस क्रॉप में केमिकल का प्रॉपर्टीज आ जाता है जिससे जो उसका यूज करता है उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। हर एक तरह की बीमारी कुछ देखने में सुनने में मिलती है। तो अब उससे बचने के लिए आजकल प्रचलन में आया है ऑर्गेनिक फार्मिंग। केवल ऑर्गेनिक सब्सटेंस से ही उसको हम ग्रोइंग करेंगे, इन विच ओनली ऑर्गेनिक मैन्यूर इज यूज्ड इन अ कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप ऑफ वेजिटेबल सीरियल एंड अ फ्रूट। सब्जी की खेती करनी हो तब भी, फ्रूट की खेती करनी हो तब भी, यानी उसमें हम केमिकल मैन्यूर नहीं डालेंगे, केमिकल का यूज नहीं करेंगे। ऑर्गेनिक मैन्यूर का यूज करके हम जो फार्मिंग करते हैं उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब इससे एडवांटेज क्या है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मैन्यूर। मैन्यूर से क्या फायदा है, तो द मैन्यूर इज अ कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर। यह फर्टिलाइजर से बेटर होता है। पहला तो यही है कि यह फर्टिलाइजर से बेटर होता है ना। क्यों बेटर होता है, तो दिस इज बिकॉज मैन्यूर इम्प्रूव द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। यह जैसे ही मैन्यूर का यूज करते हैं तो एक और विशेषता है, ग्रोइंग तो ज़्यादा करता ही है, इसके साथ एक और विशेषता है कि वाटर में सॉइल में वाटर होल्डिंग की क्षमता जो है वो बढ़ा देता है। सेकेंड इसका बेनिफिट है, इट मेक द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज द गैसेज बिकम इजी। सॉइल को थोड़ा सा पोरस कर देता है, ढीला कर देगा ना, तो वो पोरस कर देगा तो उसमें
एक सॉइल से दूसरे सॉइल का जो पार्टिकल के डिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है, स्पेसिंग ज़्यादा मिल जाता है, और पार्टिकल में स्पेसिंग ज़्यादा मिलता है तो उसमें एयर ऑक्यूपाइज करता है, और एयर ऑक्यूपाइज करने से फ़ायदा होता है क्या कि जो ये रूट प्लांट के रूट है उनको रूट को आसानी से एयर मिल जाता है, यानी इट मेक द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम इजी, आसानी से मिल जाता है। थर्ड है इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल ऑफ क्रॉप फील्ड। इस बारे में थोड़ा सा जानना होगा आपको। हम जैसे ही केमिकल का यूज करते हैं खेतों में तो कुछ हमारे फार्मर फ्रेंड बोले जाते हैं, जो ये एनिमल हैं कुछ एनिमल फार्मर फ्रेंड्स बोले जाते हैं। फार्मर्स फ्रेंड कौन कौन, जैसे मान लीजिए कि आप वर्म को लीजिए, ये वर्म जो है आपको ना, तो रेड वर्म को लीजिए या इस तरह का वर्म को लीजिए जो आपको फार्मर फ्रेंड है, ये हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं इसमें। या ये मान लीजिए कि स्नेक ही लीजिए, ये स्नेक फार्मर्स फ्रेंड कहलाते हैं। कारण क्या होता है कि अगर खेतों में हमारे चूहा क्या करते हैं, फसल को बर्बाद करते हैं, तो उस परिस्थिति में अगर सांप रहेंगे, स्नेक रहेंगे, तो रैट को इंटर नहीं करने देंगे, रैट नहीं जाएगा, फसल हमारी बर्बाद नहीं होगी। तो ये ऐसा होता है कि जैसे ही हम मैन्यूर का यूज करते हैं तो मैन्यूर में केमिकल होता नहीं है, कोई टॉक्सिक सब्सटेंस होता नहीं है, और जब टॉक्सिक सब्सटेंस होता नहीं है तो क्या करेंगे वो कि ये जो फार्मर फ्रेंड हमारे हैं इंसेक्ट या अदर ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो उसकी इंक्रीजिंग होगी, और इंक्रीजिंग होगी तो हमारे सॉइल को फर्टाइल करते हैं, यानी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। इट बूस्ट्स द टेक्सचर कंपोजिशन ऑफ द सॉइल, ये सॉइल की कंपोजिशन को बनाता है मैन्यूर। अब नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर के बारे में थोड़ा जानेंगे। फर्टिलाइजर क्या है, व्हाट इज फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर्स आर अ नेचुरल और अ केमिकल सब्सटेंस दैट कंटेन वन और अ मेनी न्यूट्रिएंट इसेंशियल फॉर द प्लांट ग्रोथ। यह एक नेचुरल या केमिकल भी हो सकता है, दोनों तरह का है, नेचुरल या केमिकल सब्सटेंस होता है जिसमें एक या एक से अधिक न्यूट्रिएंट मौजूद रहते हैं जो हमारे क्रॉप के ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। फर्टिलाइजर्स में भी नेचुरल और अ केमिकल दोनों हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं और केमिकल भी हो सकते हैं। तो नेचुरल फर्टिलाइजर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड अ केमिकल फर्टिलाइजर। द नेचुरल फर्टिलाइजर these are a natural substances obtained from plant and animal waste। प्लांट और एनिमल वेस्ट से जो फर्टिलाइजर बनाए जाते हैं जिसको उसको बोलते हैं हम नेचुरल फर्टिलाइजर। व्हाइल केमिकल फर्टिलाइजर आर केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री। केमिकल सब्सटेंस से जो बनता है उसको बोलते हैं केमिकल फर्टिलाइजर। नेचुरल फर्टिलाइजर इंक्रीज ह्यूमस कंटेन इन द सॉइल, सॉइल में ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाता है नेचुरल। और केमिकल फर्टिलाइजर जो है यह ह्यूमस की मात्रा को नहीं बढ़ाता है, केवल क्रॉप को न्यूट्रिएंट दे देगा, क्रॉप आपका ज़्यादा ग्रो करेगा ना, लेकिन वो उसमें ह्यूमस नहीं लाता है। और थर्ड है दीज आर नॉट वेरी रिच इन ऑब्जर्वेबल प्लांट न्यूट्रिएंट्स। अब ये आपका जो भी नेचुरल फर्टिलाइजर का यूज करते हैं तो नेचुरल फर्टिलाइजर से क्या होता है कि वो प्लांट सॉइल का न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व ज़्यादा नहीं करता है। बट अगर आप केमिकल करते हैं तो केमिकल फर्टिलाइजर जो है आर वेरी रिच इन ऑब्जर्वेबल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, प्लांट न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा ऑब्जर्व करता है। तो इसका एग्जाम्पल है नेचुरल फर्टिलाइजर का एग्जाम्पल है ये आपको मैन्यूर आपको बताया गया, कंपोस्ट बताया गया, बोन मिल है। और इसका केमिकल का है क्या, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटास, NPK, ये सब आपके खेतों में डालने के लिए घर पर पिताजी लाते होंगे, तो वो आपको केमिकल हुआ। यानी नेचुरल फर्टिलाइजर जो है प्लांट और एनिमल वेस्ट से बनाया जाता है। यह सॉइल में ह्यूमस की मात्रा बढ़ाता है और यह ज़्यादा प्लांट का न्यूट्रिएंट ऑब्जर्व नहीं होने देता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, एक कंपोस्ट है। और केमिकल जो है वो फैक्ट्री में बनाया जाता है।
केमिकल सब्सटेंस से बनाया जाता है और यह ज़्यादा मात्रा में प्लांट न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व होने देता है। और इसका एग्जाम्पल है यूरिया, पोटास, एमोनियम सल्फेट, एनपीके, नाइट्रोजन, दिस। फर्टिलाइजर प्रोवाइड स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट सच एज अ नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड अ पोटेशियम। एनपीके के नाम से आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम टू द डिफिशियंसी सॉइल। जिस सॉइल में अगर इसकी एनपीके वहाँ डाला जाता है जिसमें नाइट्रोजन की कमी हो, जिस सॉइल में फास्फोरस की कमी हो और पोटास की कमी हो, वहाँ पर एनपीके फर्टिलाइजर का हम यूज करते हैं। दे आर मेनली यूज फॉर अ गुड वेजिटेटिव ग्रोथ। अधिक फसल उपजाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब इससे वो ग्रोइंग लीव्स, ब्रांचेज एंड फ्लावर, इससे ज़्यादा लीव्स बढ़ेगा ना, ब्रांचेज ज़्यादा बढ़ेंगे। तो खेत में अगर फसल को घना करना है, एक धान हम रोपते हैं और उसको 10 या 20 में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि वहाँ पर नाइट्रोजन को या एनपीके को डालना पड़ेगा ना। तो ये यूज होता है। दिस फर्टिलाइजर कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन अ कंपेरिजन टू मैन्यूर, सो दे आर यूज्ड इन अ लिटिल क्वांटिटी। यानी इसकी जो इसमें केमिकल फर्टिलाइजर में ये लार्ज अमाउंट में न्यूट्रिएंट होते हैं ना, तो इन कंपेरिजन मैन्यूर के अपेक्षा इसमें लार्ज क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट रहता है, इसलिए इसकी कम मात्रा दी जाती है ना, कम मात्रा दी जाती है। केमिकली दे आर मे बी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, मैक्सिमम यह इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही बनता है, जैसे अमोनियम सल्फेट है, और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड से भी बनते हैं, जैसे यूरिया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनता है। ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट फ्रॉम देम दे आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप। फर्टिलाइजर को 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, नंबर 2 पोटासिक फर्टिलाइजर, नंबर 3 फास्फेटिक फर्टिलाइजर और नंबर 4 कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। और एक अलग है बायो फर्टिलाइजर ना। 5 इसको 4 ही ग्रुप में लिया गया है, बट यहाँ पर 5 दिया है, तो ये मतलब कि ये अलग से है बायो फर्टिलाइजर। तो यहाँ पर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर क्या है कि दिस सप्लाई नाइट्रोजन टू प्लांट। ये फर्टिलाइजर जब हम खेतों में डालते हैं तो यह ओनली प्लांट को नाइट्रोजन की सप्लाई करेगा। जैसे इसका यूरिया एकदम फेमस है, इसमें यूरिया फेमस है। जो ये भी फार्मर होंगे, जिनके फादर फार्मर होंगे, तो उनके घर में यूरिया जरूर आता होगा। सोडियम नाइट्रेट है, अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम नाइट्रेट है, ये सारे फर्टिलाइजर जो हैं वो नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं सॉइल में। सेकेंड है पोटेशिक फर्टिलाइजर। दिस सप्लाई पोटेशियम टू द प्लांट। प्लांट को ये पोटेशियम की सप्लाई करते हैं। इसमें पोटेशियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम सल्फेट होता है और पोटेशियम नाइट्रेट होता है। तीसरा है फास्फेटिक फर्टिलाइजर। दीज आर द सोर्सेज ऑफ फास्फोरस। ये फास्फोरस सप्लाई करते हैं सॉइल को या प्लांट को, फास्फोरस की सप्लाई करते हैं। इसे अमोनियम फास्फेट है, सिंगल सुपर फास्फेट है या डाई कैल्शियम फास्फेट है, इस नाम से पैक होकर बैग में ये आता है घर पर। एक होता है कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। वेन अ फर्टिलाइजर कंटेन 2 और मोर न्यूट्रिएंट। जिस फर्टिलाइजर में 2 या 2 से अधिक न्यूट्रिएंट की रहती है उसको बोलते हैं कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, जिसमें होता है नाइट्रो, फॉस्फेट, यूरिया हो गया, अमोनियम हो गया या फास्फेट हो गया, और सबको मिलाकर एनपीके के नाम से एक आता है बैग, एनपीके। बायो फर्टिलाइजर क्या है कि ऑर्गेनिज्म विच आर एबल टू इनरिच द सॉइल विथ द न्यूट्रिएंट आर कॉल्ड अ बायो फर्टिलाइजर। ऑर्गेनिज्म विच आर एबल टू इनरिच द सॉइल, यानी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं ना जिससे जो कि वो सॉइल में न्यूट्रिएंट को इनरिच करते हैं, न्यूट्रिएंट को भरपूर मात्रा देते हैं, उसको बायो फर्टिलाइजर कहा जाता है। दे आर रिन्यूएबल एंड आर यूज्ड फॉर ए स्पेसिफिक क्रॉप प्लांट सच एज अ पल्सेज, लेगुमस, ऑयल सीड एंड अ राइस। बहुत सारे ऐसे हैं कि जो प्लांट लगाएंगे, ग्रो करेंगे, तो वो हमारे सॉइल में उस जो है
वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर आप ग्राम लगाते हैं, चना की खेती करते हैं, तो चना जो है आपको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। तो ये एक तरह का खेती होता है, थोड़ा चेंज करके, कि अगर किसी खेत में आप गेहूं की खेती करते हैं और उसके बाद वो चना की खेती करते हैं या किसी पल्सेज की खेती करते हैं, तो पल्सेज क्या करता है कि उस सॉइल को वो थोड़ा सा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, नहीं नाइट्रोजन केवल मैक्सिमम नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। और अगर आप कंटिन्यूअस केवल ह्वीट करते हैं तो ये ह्वीट प्रोवाइड कुछ नहीं करता है बल्कि ऑब्जर्व करता है। तो ऐसे बायो फर्टिलाइजर इसको बोलते हैं, पल्सेज है, लेगुमस है, आयल सीड है ना, तो ये सारे ना कि दिस टाइप ऑफ बायो फर्टिलाइजर आर बीइंग यूज्ड इन इंडिया। इंडिया में इसका यूज होता है। और नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है एंड फास्फेट सोलुब्लिसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये सारे बायो फर्टिलाइजर कहलाते हैं। अब फर्टिलाइजर और मैनूर में क्या अंतर है कि फर्टिलाइजर इज अ इनऑर्गेनिक, एनपीके पोटास यूरिया आ गया। फर्टिलाइजर प्रिपेयर इन द फैक्ट्री, फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू सॉइल, किसी तरह का सॉइल नहीं देगा। फर्टिलाइजर आर अ वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट सच एज अ नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटेशियम, मतलब पार्टिकुलर ना फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। पार्टिकुलर जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, तो उसमें वो न्यूट्रिएंट की मात्रा ज़्यादा होती है। बट मैनूर क्या है, तो मैनूर जो है वो नेचुरल सब्सटेंस है और यह एनिमल डंग या प्लांट वेस्टेज से प्रोड्यूस किया जाता है। यह ऑर्गेनिक होता है और इसे हम फील्ड में भी बना सकते हैं। मैनूर को हम अपने घर पर फील्ड में भी बना सकते हैं। मैनूर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस ऑफ सॉइल, यह केवल एक साल के लिए नहीं बल्कि अगले साल के लिए भी ये हमारे सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करता है। आप अगर फर्टिलाइजर डालते हैं तो फर्टिलाइजर केवल एक क्रॉप वन क्रॉप में काम करेगा, और अगर मैनूर डालते हैं तो ये केवल पार्टिकुलर सिंगल उसी क्रॉप में ना काम कर नेक्स्ट ईयर के प्लांट में या नेक्स्ट सीजन के प्लांट में भी वो काम करता है। मैनूर यही फायदा है। मैनूर इज अ रिलेटिविटी लेस रिच इन द प्लांट न्यूट्रिएंट, अब उसमें प्लांट न्यूट्रिएंट की कमी होती है, उतना रिच नहीं होता है, बट यह सॉइल को इनरिच करता है। Further growing the same crop in the same field season after season result in the deficiency of the particular nutrient। अगर सेम प्रत्येक साल एवरी साल में अगर सेम ही क्रॉप को अगर हम लगाते हैं तो इससे क्या होता है कि उसमें कुछ न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी, पोटेशियम की कमी हो जाएगी। सो फर्टिलाइजर आर एडेड टू सॉइल फॉर द क्विक रिप्लेसमेंट। तो वैसे स्थिति में हमें जस्ट फर्टिलाइजर का यूज करना है। अगर लगातार हम क्रॉपिंग कर रहे हैं तो उसके लिए न्यूट्रिएंट की जो कमी होती है उसकी पूर्ति के लिए हमें फर्टिलाइजर उसमें पूरा करेगा। दिस इज डन टू प्रिवेंट डिक्लाइन ऑफ द क्रॉप आउटपुट, मतलब उसकी उपज को घटने से ये रोक देगा, घटने नहीं देगा। The overrush of the fertilizer, however, damage the soil by reducing natural recomposting ability। लगातार अगर हम फर्टिलाइजर का यूज करते हैं तो जो सॉइल का नेचुरल रिकम्पोस्टिंग है कि अपने आप ह्यूमस पावर या न्यूट्रिएंट ऑब्जर्व कर लेता है, वो क्षमता घटते जाती है। फॉर ऑब्टेनिंग बेटर रिजल्ट फॉर द हाई यील्डिंग variety of the crop of wheat, paddy and maize, the use of fertilizer has also gone up। अगर हम चाहते हैं कि अच्छी वेराइटी का क्रॉप व्हीट, पैडी और मेज का अगर हम फॉर ऑब्टेन बेटर रिजल्ट फॉर द हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ द क्रॉप मेज यूज फर्टिलाइजर हैज ऑल्सो गॉन अप, बट द ऑर्डर मेंटेन फर्टिलाइजर ऑफ सॉइल वी हैव टू अडॉप्ट मेजर सच अ क्रॉप रोटेशन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि क्रॉप रोटेशन अपनाते हैं। एक हमारा व्हीट का हो गया तो अगले साल हम पल्सेज का करेंगे, या किसी साल हम फील्ड फॉलो कर देंगे यानी परती छोड़ देंगे। तो इस तरह से रिटेन करके हम अच्छा क्रॉप कर सकते हैं। अनदर मेथड क्या है
कि सॉइल विथ न्यूट्रिएंट बाय रिड्यूसिंग द कल्टीवेशन ऑफ द सेम क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर इट कैन बी डन बाय ग्रोइंग अनदर क्रॉप अल्टीमेटली। अगर हम चेंज करके इसके बाद ये फसल चेंज करके अगर बोते हैं तो वो अपने आप उसमें यील्डिंग पावर आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। एक क्रॉप रोटेशन कहलाता है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे फिर से। हाँ, थैंक्स।